नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 1 दिसंबर की सिर्फ 3 का पेपर। ठीक है, ये 33 नंबर का पेपर है भैया। साथ साथ निपटा लेना सारे पेपर, नहीं तो 63 सेट है, बहुत सवाल हो जाएंगे, फिर बाद में करने का मन भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। P 1200 में खरीदी एक वस्तु को Q को 15% के लाभ पर बेचता है। Q इसे R को 1449 में बेचता है, तो Q का लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो, Q की सेलिंग प्राइस हमें पता है, हमें क्या मिल जाए कि उसने कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा है, यानी कि 1200 की चीज उसने 15% लाभ पर Q को बेच दी। ये तो Q का क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। ये सेलिंग प्राइस कितना था? 1449 था। ये 0 से 0 चला गया, और ये 3 से काट दो, 3 चौकू 12 हो गया, 3 चौकू 12, 2 बचा, 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 तर 9 हो गया, 8 4 12 3 15, फिर से 3 से कटना चाहिए, 5 2 7, ये नहीं कटेगा, तो यहाँ से गुणा कर लो, 4 पंजे 20 हो गया, और 11 चौक 44 हो, तो 46 हो गया, यानी 460 की चीज 483 में बेच दी। कितने का प्रॉफिट लिया क्यों ने? 3 8 8 से 6 गया 2, यानी 23 का प्रॉफिट लिया। किससे? 460 से। गुणे कर दो 100, 23 दूनी कितना हो गया? 46, 20 पंजे, यानी कि 5% के प्रॉफिट रहा। अगला सवाल करते हैं। मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करें। देखो, 50% की बात क्या हो गई? 1/2 हो गई, यानी कि रमेश अगर 2 है तो एक अधिक कितना? 3 हो जाएगा मोहन, और दोनों मिलकर कर रहे हैं। इफिशियंसी कितनी होगी? 5 होगी, गुणे 15, यानी टोटल काम आ गया निकल के। आप किसको? अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? मोहन की इफिशियंसी 3 है, 3 पंजे 15, यानी कि 25 25 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर इतना हो, प्राप्त मान 4/7 के बराबर हो। देखो, कहने का मतलब है अंतर तो अनुपात का 45 हो, और उनका रेशियो क्या हो? 4/7 हो। तो देखो, यहाँ से डिफरेंस 45 हो गया, यहाँ से डिफरेंस 45 हो गया, यहाँ से 5 10 से 6 गया 4 हो गया, यहाँ से 5 9 से 5 गया 4। ये तो सभी में सेटिस्फाइड हो गया। 4/7 देखो, यहाँ से बनेगा 5 सत्ते 35, ये 16 नहीं बनेगा, ये हो गया 13, ये 4 हो गया, नहीं बनेगा, 15 चौकू 60 हो गया, 15 सत्ते 105, आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। ए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। ए भी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, जबकि बी सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है। ए बी सी एक साथ कार्य करते हुए कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? तो देखो, ए 18, ए और बी 8 दिन में कर रहे हैं, बी और सी कितने? 6 दिन में। तो यहाँ से देखो 2 गुणे 9 लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 4 लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब देखो, 2 तो सभी में हो गया, तो 2 ले लिया। 9 में ये वाला 3 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, और फिर गुणे बचा कितना? 4, ये तो हो गया एलसीएम। अब यहाँ से देखो, ये इसकी इफिशियंसी आ गई 4, इसकी आ जाएगी 9, और इसकी आ जाएगी, यहाँ से देखो 2 करेंगे, यानी कि 3 करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, 4 3 12, 12 छंग 72 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो, क्या तीनों को एक साथ करना है? तीनों को एक साथ करेंगे। देखो, ए की इफिशियंसी 4, ए और बी की कितनी आ गई? 9, और बी और सी की किसकी आ गई? 12। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अगर ए 4 है तो बी कितना होगा? 5 होगा, तभी तो टोटल 9 होगा। बी अगर 5 है तो सी कितना होगा? 7 होगा। तो टोटल एफिशिएंसी 7 5 12 4 16, 16 के उससे करेंगे 2 गुणे 9 गुणे 4 कर दो, 4 चौकू 16 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 2 चौकू 8, 4 से 1/2 दिन लगेंगे। अगला सवाल। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है, तो उस पर प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना होगा? देखो, अगर आप वैल्यू से बना सकते हो बना लो। अगर इंस्टेंट आपको रिजल्ट चाहिए तो देखो, क्योंकि सोचने की बात है, एग्जाम में नहीं होती। अगर डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे, जैसे मान लो ये सीपी है, ठीक है, यहाँ पर कुछ एसपी था, एसपी को कर दिया गया 3 गुना। कितना कर दिया गया? 3 गुना। तो देखो, यहाँ से जो प्रॉफिट हो रहा था, यानी कि एसपी माइनस सीपी, जो भी प्रॉफिट हो रहा था वो उसने क्या किया? 3SP माइनस सीपी किया, तो जो प्रॉफिट हो रहा था उसका हो गया 4 गुना। बस ये सिंपल सा सवाल था। माइनस का 4C कर दो बराबर 3S कर दो, माइनस का C कर दो, तो इधर हो गया S हो गया, इधर जाएगा तो 3C हो गया, यानी कि SP अपॉन CP 3 कितना हो गया? 1 हो गया। प्रॉफिट कितने लिया? 2 का लिया। किससे? 1 से। गुणे कर दो 100, आंसर क्या आ गया? 200%। अगला सवाल। किसी बाल्टी का 4/11वां भाग 5 मिनट में भरता है, शेष बाल्टी को भरने में लगने वाला समय क्या होगा? देखो, पूरी बाल्टी मान लो 11, तो 4 भाग भरने में कितना? 5 मिनट लग रहा है। शेष भाग बचा कितना? 7 भाग बचा है, यानी कि 5 सत्ते 35/4 कर देंगे, तो 4 अट्ठे कितना हो गया? 32 हो गया। बचा कितना है? 3/4, गुणे कर दो क्या? 60,
तो 15 चौकू 60, 15 तिया 45, यानी कि 8 मिनट 45 सेकंड। अगला सवाल, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि उनके घनों का योग इतना है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो 4 3 7 होगा, 7 का मल्टीपल कौन सा है, केवल 14 है। या तो क्या करो, जैसे 3x हो गया 4x हो गया, क्यूब करेंगे तो 3x का होल क्यूब प्लस का 4x का होल क्यूब बराबर करेंगे 7 to 8। अब इसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू आने के बाद उनका 4 3 7 में गुणा कर देंगे x का, बस ये सिंपल सी बात हो जाएगी। या तो डायरेक्ट चेक कर लो, 7 का मल्टीपल और तो कोई था नहीं। अगला सवाल, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः इतना है, यदि एक संख्या 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 2, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो हमें पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो देखो जो एक संख्या थी वो 2 से भाग किया गया उसे, और भागफल 10 आया, रिमाइंडर की तो बात ही नहीं किया, यानी 0। मान लो 10 दूनी 20 हो गई एक संख्या, ठीक है। एचसीएफ 5 था, ये हो गया 60 और गुणे कर देंगे सेकेंड नंबर। 20 तियां 60 हो गया, 5 तियां 15, आंसर आ गया। सिंपल सवाल था ना। अगला सवाल, एक दुकानदार का सोफा सेट 12% की छूट देकर इसे इतने में बेचा जाता है, सोफा सेट का अंकित मूल्य कितना होगा। देखो छूट हमेशा किस पर, अंकित मूल्य पर। 100 मान ली, 12% की छूट देंगे तो 88 हो गई। 88 की वैल्यू दी हुई थी कितनी, 17776, और इंटू क्या हो जाएगा, इसकी निकाली अंकित मूल्य यानी 100 की वैल्यू, तो 11 अट्ठे 88 हो गया, 11 कम 11 हो गया 6 बचा, 11 छक्का 66 1 बचा, 11 कम 11 11 छक्का 66, फिर 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16 0, 8 दूनी 16, यानी कि आंसर आ गया 20200। अगला सवाल, संख्याएं ए और बी और सी और डी का औसत क्रमशः इतना है, ए और डी का औसत क्या होगा। तो देखो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 18, बी प्लस सी कितना हो जाएगा 12, और सी प्लस डी कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, केवल ए और डी, यानी कि ए चाहिए और ए डी चाहिए, यानी कि ये हमें नहीं चाहिए। यानी कि इन दोनों का अगर डिफरेंस करेंगे तो ए प्लस बी माइनस का बी माइनस का सी बराबर हो जाएगा 18 से 12 गया 6। अब सी प्लस डी बचा ना, हमें चाहिए क्या डी, यानी कि अब इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी सी प्लस डी कितना था 8, तो ए प्लस बी, बी से बी तो कर चला ही गया, माइनस का सी प्लस का डी बराबर हो गया 8 से 14, यानी कि ये इससे कट गया, यानी a प्लस डी बराबर आ गया 14। एवरेज चाहिए था, 2 से भाग कर देंगे तो आंसर क्या आ गया 7 आ गया। अगला सवाल, देखो ये सीरीज दी गई थी, इसको सरल करना, बहुत सरल सवाल था। देखो अगर इसको हम पहले वाले टर्म को तोड़ के लिखें तो 1/3 माइनस का 1/4 लिख सकते हैं। रीजन क्या, अगर एलसीएम लेंगे तो 3 गुणे 4, और 4 माइनस 3 हो जाएगा, देखो वही बन जाएगा 1/3 गुणे 4। तो इसी तरीके से ये सारे टर्म लिखे थे, माइनस का 1/5 प्लस का 1/5 माइनस का 1/6। तो देखो ये सब कटते चले जा रहे, लास्ट वाला बच रहा है, यानी कि ऐसे ही लिखेंगे तो 1/3, इसमें लास्ट कौन सा हो जाएगा 1/21 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 21 3 सत्ते 21 हो गया, ये हो गया, यानी 6/21, आंसर आ गया क्या 2/7। अगला सवाल, 9,500 की धनराशि पर 2 वर्षों में 8% वार्षिक ब्याज दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कितना सरल सवाल था। देखो 8% रेट, अर्धवार्षिक करेंगे तो 4% रेट हो जाएगी। 2 वर्ष का समय दिया था, लेकिन यहाँ से अर्धवार्षिक तो 2 वर्ष में 24 महीने होते, तो 6 महीने के 4 स्लैब बनेंगे, यानी अल्टीमेटली हमें 4 साल का निकालना था। तो देखो 9500 था, 4% को क्या लिख सकते हैं 1/25 लिख सकते हैं, बिल्कुल ट्री मेथड लगा दो। जैसे ही हमने 1/25 किया, 25 चौको 100, 4 पंजे 20, 4 9 36, 2 38। अब करेंगे 125 यानी डिवाइड होगा तो दशमलव में आएगा, तो ये कैंसिल, क्योंकि दशमलव के 2 स्थानों तक निकालना था। बाकी देखो 380 यहाँ पर भी रहेगा, पहले साल तो सब जगह ब्याज बराबर रहता है। फिर इसका करेंगे तो देखो 380 का 1/25 निकालेंगे तो 25 से कम 25 हो गया, 13 बचा, 25 पंजे 125। पॉइंट वाले अभी थोड़े निगलेक्ट करके रखो, तो देखो 15, फिर यहाँ पर 15 दूनी 30, क्योंकि इसका भी आ जाएगा इसका भी, यहाँ पर आ जाएगा इन दोनों का और इसका, यानी कि ये 45। तो इनको जोड़ दें, बिल्कुल जोड़ो, ये तो हो गया 0, 8 8 चौक 32, 2 हाथ से लगा 3 हो गया, 4 3 12 3 1520, ये हो गया 1520 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 45, यानी कि 5 5 10 की 0, हासिल लगा 1 हो गया, 3 1 4 4 3 7 7 4 11 की 1 हो गया, हासिल लगा 1, यानी 1610। देखो 16 से 10 से ऊपर कौन सा है, केवल एक ही तो नंबर है, आंसर आ गया। अगला सवाल,
एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 था, किंतु दुकानदार ने इस पर 25% 15% की दोहरी छूट दी। उसने वस्तु को कितने में बेचा? सिंपल है, 400। 25% छूट मतलब 75%। या तो देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 चौकू 100, 1/4, 4 की चीज एक छूट कर दी, 3/4, यानी कि 400 का 3/4। ऐसे भी करके लिख सकते हैं, जैसे जैसे सुविधा लगती है वो ऐसे ही करता है, ठीक है, जिसे जैसा मन हो। 25 यहाँ 75 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया, 4 से 4 चला गया, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 1 25। अगला सवाल, 2400 की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6 से 1/4% की वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो कितना सिंपल है, पहले तो टाइम निकाल लो। देखो मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है। मई का तो पता है 31 की होती, क्योंकि 31 मई तक उसने बोल ही दिया। तो अप्रैल 30 की हो गई, मार्च 31 की हो गई। अब 20 तारीख से ले रहा है, यानी 21 से 31, देखो वैसे भी 11, यानी कि यहाँ से टोटल हो जाएंगे तुम्हारे 12 दिन, ठीक है। 12 दिन ये, 30 दिन ये, 31, यानी कि 1 हो गया, 3 3 6, सॉरी 2 1 3 हो जाए, क्योंकि 12 + 30 + 31 करेंगे ना, 2 1 3 हो गया, 3 3 6 7, ये तो 73 दिन आ गए। डिवाइड करेंगे 365 में, कितने वर्ष कर लेंगे? 73 था ना, क्या कर रहा हूँ, 5 15, 5 7 1/5, यानी कि समय आ गया 1/5। तो 2400 गुणे समय लिख दिया, गुणे 6 चौक 24, 1 25, 4 रेट लिख दी, बटे 100 हो गया। ये जीरो चला गया, 4 छंग 24 हो गया, 55 25 हो गया, 6 पंजे 30, आंसर आ गया। अगला सवाल, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात इतना, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात इतना, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? इनका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर इंटू 2, 2 का स्क्वायर इंटू 1, 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 2 दूनी 4, 1:2 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आज सभी को पता होगा b1/b2 करेंगे, ये यानी कि πr1², शंकु है तो 1/3 πr² होता है, बटे 1/3 πr2² होता है, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, देखो सिंप्लीफिकेशन का सबसे पहले ऑफ देखा करो, ऑफ कहाँ कहाँ पर ये है, यानी कि 2/3 गुणे 4 दूनी 8, 1 9/2 से 2 चला गया, 3 त्रिका 9 हो गया, यानी कि इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 5 15, 1 16/5, गुणे के साइन करेंगे 3 आ जाएगा नीचे। समझ में आ गई बात? बिल्कुल आनी भी चाहिए। अब यहाँ पर ऑफ है तो 3 एकम 3 और 2 5/3, गुणे 4 चौको 16, 1 17/4 हो गया, यानी कि ये सॉल्व कर लिया तो ये आ गया। और कहीं ऑफ है? नहीं है। तो देखो प्लस 5 3 15, 15 और 2 17/3, गुणे का साइन करेंगे, यानी कि जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, बटे 5 गुणे 17, माइनस 5 3 15, 1 16/3, ठीक है। सबसे पहले ये करेंगे, यानी गुणा 3/4, गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 और 2 8/3 होगा, यानी गुणे के साइन कर दिया तो 3/8 हो गया। समझ में आ गई बात? आनी भी चाहिए। तो देखो 4 चौकू 16 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या यहाँ पर? 3/2 बचा। फिर यहाँ से 17 से 17 चला गया, 3 से 3 चला गया, ठीक है। तो देखो क्या क्या बचा, 16/5 × 15 प्लस 4/5 माइनस का 3/2, एलसीएम ले लेंगे 30 आ जाएगा, यानी कि 32 हो गया, 24 हो गया, 15 3 45 हो गया। तो यहाँ से देखो इधर कर रहे हैं, 4 2 6, 3 2 5 माइनस का 45 बटे हो गया 30, यानी कि 11/30 आंसर आ जाएगा। सिंपल सवाल था। अगला सवाल करते हैं, यदि एक ईंट की माप इतनी 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 है तो 21 मीटर लंबी, 12 मीटर चौड़ी, ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी? देखो यहाँ तो देखो सेंटीमीटर मीटर में चेंज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ देखो यहाँ पर क्या है, 2 लिखा है, यहाँ पर 24 लिखा है, यहाँ पर 30 लिखा है, यहाँ पर 25, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सब जगह 2 ही लिखा होता और जीरो अलग अलग होते, किसी में 5 किसी में 4, तब तो एग्जैक्ट करना पड़ता। देखो तो दीवार का देख लो, वॉल्यूम कितना बन रहा है टोटल, इतना। एक ईंट का वॉल्यूम कितना था, 28 × 18 × 6, बस यहीं से आंसर आ जाएगा। 6 रंग 36, 6 3 18 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया, 4 7 28 हो गया, 7 3 21 हो गया, 30,000 आंसर। हमें जीरो से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जब उसमें देखो सभी कह दे कि 2 में 2 लिखा हो, मैंने बताया जिससे आकर ऑप्शन होते 2000, फिर 1 2 3 4 होते, फिर 1 2 3 4 5 होते, फिर 200 होता, तब तो हमें एग्जैक्ट जीरो की वैल्यू रखनी पड़ती है। नहीं आ रहा तो कोई मतलब ही नहीं है बेकार में टाइम वेस्ट करना। अगला सवाल, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 15% की कमी की जाती है, उसके वेतन में हुआ शुद्ध परिवर्तन क्या होगा? तो देखो ऐसी कंडीशन में कभी प्रॉफिट और फिर लॉस वाली बात हो, हमेशा कमी आती है। तो देखो वृद्धि वाले कौन कौन से थे, कैंसिल आउट,
कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये तो बेवकूफ़ों वाली, छोटे जब कभी तैयारी नहीं की होगी तब कोई पूछे तब आएगा आंसर कि 15 वृद्धि भी 15 कमी तो कैंसिल। ऐसा कभी नहीं होता, हमेशा कमी होगी और कमी होगी और हमेशा A² अपॉन 100 होगा आंसर। अगर सेम है 15% 15% तो 15 15 225/100 हो जाएगा, यानी 2.25% की कमी होगी। समझ में आ गई बात, आनी चाहिए, ठीक है। बाकी सभी को फार्मूला पता है कि ए प्लस माइनस कर लो, फिर प्लस माइनस बी प्लस माइनस A×B/100। तो देखो पहले वृद्धि हो रही थी तो प्लस का 15, फिर कमी माइनस का 15, फिर प्लस माइनस माइनस का 15 गुणे 15/100। इसी को डायरेक्ट फार्मूला बना के लिख दिया जाता है बस। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने एक कार इतने में बेची और उसे 5% की हानि, 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। देखो हमने मान लिया हमारे हिसाब से 100 होना चाहिए, लेकिन 5% की हानि का मतलब 95 में बेची होगी। लेकिन अब चाहिए क्या, प्रॉफिट, तो 115 की वैल्यू हमें निकालनी थी, यानी कि 95 की वैल्यू दी थी 3,80,000, 1 2 3, और 115 की वैल्यू निकालनी थी। तो 19 दूनी 38 हो गया, 19 पना 95, 5 चौको 20 हो गया, 3 जीरो बचे, 1 2 3, 4 पंजे 20 हो गया, 11 चौक 44 हो तो 46, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले चक्रवृद्धि अंतर इतना, तो धनराशि बताएं। देखो 2 साल का अंतर दिया गया था, हमने बताया था हमेशा R² अपॉन 100 कर दो, यानी कि 64.64 की वैल्यू दी गई थी 16.80, हमें 100 की वैल्यू निकाल लेते, यानी कि पॉइंट से पॉइंट चले जाएंगे, यानी कि 1680/64 इंटू 100 हो गया, 8 64 हो गया, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया, 0 2 पंजे 10 हो, तो 25 पंजे 125 हासिल लगा, 1 हो गया, 25 एकम 25 है 26, 25 आंसर आ जाएगा। सिंपल सवाल था बिल्कुल। देखो इसमें हुआ क्या है, जैसे फार्मूला हम लोग लिखते हैं तो D बराबर P/R/100 बस यहाँ P क्या मान लेते हैं 100, क्योंकि 100 की वैल्यू निकाली, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो R² अपॉन 100 इंटू 100 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाता, वही करते हैं R² अपॉन 100 बराबर कर देते हैं D बस, और 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं, इससे आ जाता है प्रिंसिपल। अगला सवाल, एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी इतनी की औसत चाल से और अगले 85 किलोमीटर दूरी इतनी औसत चाल से, पूरी यात्रा के लिए औसत चाल कितनी होगी। बहुत सिंपल सवाल है, हमने ये बहुत करवाया है, यानी कि एवरेज स्पीड फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये तो सभी को रट गया होगा, ये बहुत पूछा है एसएससी का, ये तो फेवरेट हो गया इस बार। टाइम निकालेंगे, यानी कि 272/40 प्लस 85/50 हो गया। समझ में आ गई बात, आनी भी चाहिए, नहीं आया। देखो दोनों में 0 0 आ रहा है, यानी कि इनको जोड़ दो पहले ऊपर, 5 2 7 हो गया, 8 7 15 की 5 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया 3, गुणा कर दो 10, नीचे बचा 4 और 5, 10 तो चला गया बिल्कुल। यहाँ से करेंगे तो 4 छंग 24 हो गया, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, यहाँ से करेंगे तो 17 पना 85, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 7 15 5 हासिल लगा 1 होगा, यानी कि 7 1 8 हो गया, बटे 85 कर दो बस। ये सवाल था सिंपल। तो 17 पना 85 हो गया, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 5 दूनी 10 हो गया, 21 दूनी 42, आंसर आ जाएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो कैलकुलेशन सबका अपना अपना तरीका होता है, कौन कैसे करता है। फास्ट करने की कोशिश करो, आपको पेपर आसान लगने लगेगा। देखो सीआई का यही रूल है, जहां आप कैलकुलेशन में फंसते होंगे वहीं आपको टफ लगती होगी, ये आप चीज़ देख लेना, खुद से लगा के सवाल देखने लगे, आप कैलकुलेशन में फंसते ही आपको टफ लगने लगता है, अगर कैलकुलेशन इजी हो रही है तो वो सवाल आपको टफ नहीं लगेगा। यही आपका उसमें होता है बोट एंड स्ट्रीम वाले में, सिर्फ कैलकुलेशन का खेल होता है दोनों चैप्टरों में। अगला सवाल करते हैं, मिश्र धातु ए का 40 kg मिश्र धातु बी के 63 kg में मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में लेड और टिन का अनुपात इतना है, मिश्र धातु बी में टिन और तावे का अनुपात इतना है, तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा कितनी होगी। देखो सिंपल है, ए 40 kg, ठीक है, रेशियो क्या था, लेड था और टिन था, 2:3 था। बी में क्या था 63 kg, रेशियो किसका, टिन का था और तावे का था, कितना था 2:5। हमें किससे मतलब, केवल टिन से। तो देखो टोटल 5 5 की वैल्यू कितनी थी 40, टिन इसमें कितना 3, यानी 5 8 40, तो 8 दिया 24 हो गया। यहाँ देखो टोटल कितना था 2:5 था, ठीक है। तो ये 7 की वैल्यू कितनी थी 63, हमें 10 चाहिए, यानी कि 2 की वैल्यू चाहिए केवल, ये 9 गुना हो रहा है, यानी कि 9 दूनी 18 हो गया। दोनों को जोड़ दें 8 4 12, तो यहाँ से लगाए 3 1 4, यानी कि 42 kg आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु इतनी है, इनमें से 6 छात्रों की औसत आयु इतनी है और अन्य 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है,
15वें छात्र की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो 6 और 15, सॉरी 6 और 8, 14 हो गया, यानी कि इंक्लूड नहीं है इसमें। तो यहाँ से देखो 15 की 14 थी, 6 की कितनी थी 15 थी, 8 की कितनी थी 13 बस थी। अब उसकी आयु निकालनी, यानी कि एवरेज के बराबर तो रही होगी। अब कितना कम ज़्यादा हो रहा वो कर लेते। तो देखो यहाँ से एवरेज से 1 ज़्यादा हो रहा, 6 लोगों में 6 ज़्यादा, यानी कि ये ज़्यादा हो रहा तो ये कम कर देंगे तो एवरेज मेंटेन हो गया। यहाँ से देखो इधर से ये कितना कम हो रहा, 1 कम हो रहा है। कितने लोगों में, 1 लोगों में। 8 लोगों में 8 कम हो जाएगा, यानी कि इसकी भरपाई करेगा तो 8 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि टोटल का कितना 2 और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 14 तो 16 वर्ष आंसर आ गया। समझ में आ गई बात, आनी भी चाहिए। अगला सवाल, दो धनात्मक संख्याओं x और y का अंतर इतना, x इज ग्रेटर देन y, यदि x का इतना परसेंट y के इतने परसेंट के बराबर है तो दोनों संख्याएं x और y का योग क्या होगा। देखो x का 9.5% बराबर y का 16.5%, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये 0 से 0 चला गया। तो x अपॉन y कितना आ जाएगा, 5 तियां 15 हो गया, 5 तियां 15 हो गया, और 5 एकम 5 हो गया, 19 हो गया। समझ में आ गई बात। इन दोनों का डिफरेंस देखना कितना होगा, 13 से 9 गया 4 हो गया, 2 से 1 गया 1 हो गया, 14 की वैल्यू दी थी 350। ठीक है, हमें दोनों का योग चाहिए, यानी कि इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 9 3 12 2 हासिल लगा, 1 हो गया, 4 1 5, 52 की वैल्यू हमें निकालनी थी, बस ये सवाल था। 350/14 गुणे कर दो 52, तो 7 दूनी 14 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया, तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 25 दूनी 50 की 0 हो गया, यहाँ से लगा 5, 25 पंजे 125 और 5 130 हो गया, यानी कि आंसर क्या आ गया 1300 आ गया। अगला सवाल करते हैं, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका महत्तम समावर्त इतना है, उनका लघुत्तम समावर्त क्या होगा। देखो महत्तम समावर्त क्या होता है, दोनों संख्याओं चीजें कॉमन निकाल ली जाती हैं, वही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब यही होता है ना इसका। ठीक है, तो ये संख्याएं अगर दोनों अगर लिखें तो ये 11 गुणे 4 और 4 गुणे 17, ये संख्याएं एक्चुअल में है। अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो देखो ये तो आ जाएगा एलसीएम में, और 11 और 17 में कुछ कॉमन ही डायरेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ देखो 17 चौकू 68 हो गया, गुणे 11 हो गया, 8 हो गया, 8 से 14 4 हासिल लगा 1, 748 इनका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं, चलिए 1 दिसंबर की शिफ्ट 3 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर 2 पेपर एक दिन में करा दो, लेकिन एक चीज़ समझो, मैं 1 पेपर करा रहा हूँ, ठीक है, अभी 30 पेपर बचे, 1 महीने में ख़त्म हो जाएंगे, आपके नवंबर भी नहीं लगेगा, ख़त्म हो जाएंगे। आपके पास बहुत सब्जेक्ट पढ़ने को है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, उनको पढ़ो ना। ये पेपर आप छोड़ दो मेरे ऊपर, मैं जिस दिन जो पेपर करा रहा हूँ आप उस दिन सॉल्व कर लो, ये तो मैं करवा दूँगा, इनकी टेंशन फ्री रहो, मेरे साथ करते जाना बस। बाकी और सब्जेक्ट हैं वो सब पढ़ो ना, उन पर फोकस कर लो, प्रैक्टिस कर लो। मैथ का मैं तो पेपर करवा रहा हूँ, मैथ की प्रैक्टिस भी तो करनी होगी आप लोगों को, रिवीजन भी तो करना होगा। 30 सेट होगा, 30 में ऐसा तो है नहीं सारे सवाल तुमको आते होंगे। 30 सेट का मतलब 25 3 75 750 सवाल हो चुके हैं, समझिए बात को। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं सभी आ गए होंगे, तो कुछ तो रिवीजन भी करने होंगे, वो लोग आप नहीं करेंगे क्या, कब करेंगे। तो आप ये सोचिए ना, आपने जो पढ़ लिया उसमें आता कितना, आप ये मत सोचिए आगे हम कितना पढ़ लें। अब पेपर का टाइम बचा नहीं, 2 महीने में कम से कम नवंबर भर तो आप केवल रिवीजन कीजिए खूब, फिर दिसंबर में जितना मॉक टेस्ट जितना पेपर लगा सकते वो लगाइए, फिर उनके ऊपर एनालिसिस कीजिए कहाँ पर छूटा हुआ है। ठीक है, आप इसके पीछे मत भाजिए कि नया कंटेंट कितना मिल जाए, आप पहले फोकस कीजिए प्रीवियस ईयर कितना हो गया, उसके बाद नए पर भागिए। नए पे तभी भागना जब प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाए, ये नोट कर लेना मेरी बात को। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।